हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके एनटीए अभ्यास आपके पेपर 9 में जितने भी ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे उसका हम कंप्लीट डिस्कशन आपके साथ में करेंगे। ठीक है, आपको जैसा पता होगा अपने प्रीवियस वीडियो में पेपर 1 से लेकर 8 तक हमने सभी क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज़रूर देखें क्योंकि ये पेपर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। तो अब देखो ये जो गिवन कंपाउंड है ये कुछ हमको इस तरह से बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे इन्होंने लगा दिया इस तरह से, आप देख सकते हो मिथाइल, इस पोजीशन पे लगा दिया है इथाइल, यहाँ पे लगा दिया है OH। मैंने आपको कई बार बताया आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है सबसे आगे होता है फंक्शनल ग्रुप, फिर आता है मल्टीपल बॉन्ड, तब आता है सब्स्टिट्यूशन। इस ऑर्डर को हमेशा हम फॉलो करते हैं, यानी सबसे आगे फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, तब सब्स्टिट्यूशन। ये है आपका एक फंक्शनल ग्रुप और ये है आपका एक मल्टीपल बॉन्ड, इसको MB लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? फंक्शनल ग्रुप की। तो नंबरिंग में इस तरह से करेंगे कि इस OH पे कम नंबर आए, तो ऑब्वियस ही बात है यहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1 2, इस पे 3, यहाँ पे 4, इसके ऊपर 5 और इसके ऊपर 6। तो आपका नंबरिंग 6 कार्बन है, तो अब आप उसी हिसाब से ऑप्शन मैच कर लो। नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा 3 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स, और 5th पोजीशन पर डबल बॉन्ड 5 इन टू ऑल। ऐसा किस में दे रखा है? तो ऐसा आप देख सकते हो ऑप्शन ए में दे रखा है, 3 इथाइल, ठीक है, 4 मिथाइल, हेक्स 5 इन टू ऑल। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस सीक्वेंस को याद रखो, फिर तो आपको शायद, मेरे को नहीं लगता किसी चीज़ में दिक्कत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। तो इसमें हमको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पे बताने हैं, तो ज़रा ध्यान से देखना आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये हो गया Cl और यहाँ पे लगा दिया है Br। आप बताओ क्या ये कार्बन कायरल है? तो आप बोलोगे हाँ सर ये कार्बन कायरल है। ठीक है, क्या ये कार्बन कायरल है? ये वाला Cl से अटैच, तो ये कार्बन भी कायरल है। कैसे कायरल पता किया? कि इस कार्बन के चारों वैलेंसी चेक करो, एक है H, एक है Br, और एक बार आप इस डायरेक्शन में चल के देखो तो कुछ अलग सी चीज़ें दिखती हैं, इस डायरेक्शन में चल के देखो तो कुछ अलग सी चीज़ें दिखती हैं। यही रूल होता है साइक्लिक कंपाउंड में चेक करने का। जैसे मान लो अगर मैंने आपसे पूछा कि इस तरह से Cl लगा दिया और पूछूं ये कार्बन कायरल है, तो आप क्या बोलोगे? एक हो गया Cl, एक हो गया H। एक बार मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूँ तो भी मेरे को वही सेम कॉन्फ़िगरेशन दिखती है जो मेरे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर मिलती है। तो दोनों बार में डिफरेंस नहीं आ रहा, इसीलिए ये कार्बन कायरल नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंस आ जाए तो वो चीज़ कायरल हो जाती है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में क्लॉकवाइज इधर चलोगे, इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो Cl पड़ जा रहा है दूसरे कार्बन पे, लेकिन इधर से चल रहे हो तो वो Cl नहीं पड़ रहा था, यानी कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ गया। इसका मतलब है कि ये वाला कार्बन भी कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है। दो कायरल कार्बन, क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है? मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो दो कायरल कार्बन और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल ना हो तो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी 2 की पावर 2 लगा देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अगर मान लीजिए कभी भी आपको करना हो तो जितने भी कायरल कार्बन हो जाए, कायरल कार्बन या स्टीरियो सेंटर और अच्छे से बोले तो जितने भी स्टीरियो सेंटर हो जाए तो उसके अलग अलग फार्मूला होते हैं। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो फिर उसके अंदर भी हम केस देखते हैं कि ऑड है या इवन है, और एक केस होता है जब अनसिमेट्रिकल होता है, और जनरली यही पूछा जाता है एग्जाम में क्योंकि इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसके लिए 2 की पावर n लगा देते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो इसकी एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर, वहाँ पर आप क्लिक करके ज़रूर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट में नहीं बनता है? तो देखो आइडोफॉर्म टेस्ट में जनरली जो कंपाउंड हम लेते हैं वो C+O CH3, ये जो इस क्लास के कंपाउंड्स होते हैं यही आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। बेसिकली जब ये आयोडीन के साथ में रिएक्शन करता है तो पहली बार जब रिएक्शन होता है तो ये C+O CH2I में कन्वर्ट होता है इस तरह में। लेकिन जैसे ही एक बार इसका इस कार्बन का एक हाइड्रोजन आयोडीन से रिप्लेस होता है, इस कार्बन की क्या होती है? एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या होती है? एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अगली बार जब रिएक्शन होता है, और हमेशा रिएक्शन आपके एसिडिक हाइड्रोजन्स पे ही होगा, तो जैसे मान लो इधर भी CH3 लगा हुआ और इधर भी, लेकिन इस आयोडीन के लगने की वजह से क्या हो जाएगा? एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगली बार जब फिर से आयोडीन रिप्लेस करने की बारी आएगी ना,
तो इसी गिवन कार्बन पे आयोडीन रिप्लेस होगा, कभी भी इधर वाले कार्बन पे आयोडीन आके रिप्लेस नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही एक हेलोजन से रिप्लेस होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट में, क्या होता है, एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जहाँ पे एसिडिटी बढ़ती है वहीं पे ये आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन होता है। मैं इसकी पूरी मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो अब देखो यहाँ पे पहले CH2 आई, फिर देखो CHI2, फिर कर दिया CI3, फिर यही लिविंग ग्रुप बन के निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक बार CH2 आई इधर लगाया, उसके बाद इधर लगा दिया, ये तो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। हमेशा आयोडोफॉर्म टेस्ट में किसी भी एक तरफ अगर आयोडीन रिप्लेस हुआ तो फिर उधरी रिएक्शन होगा और वो लास्टली CI3 में बन के एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन के निकल जाता है। तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है वहाँ पे, ऐसा नहीं होगा कि एक बार इधर और एक बार इधर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमको बना दे रहा है आपको, इस तरह से दो Cl ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये Cl है और ये Cl है। किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं? HNO3 के साथ में हम इसकी हीटिंग करा दे रहे हैं। तो आपको पता है Cl जो ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और डीएक्टिवेटिंग टाइप के होते हैं। आपने यहाँ पे HNO3 के साथ में हीट करा तो NO2 को अटैच होना होगा यहाँ से निकल के, इससे NO2 निकलेगा जो कि अटैच हो जाएगा। लेकिन पैरा पोजीशन तो ब्लॉक्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैरा पे ग्रुप लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्थो पोजीशन पे आके रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा NO2 और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा Cl। तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर हमारा बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, इसको हटाते हैं। चलो, तो हमारे सामने ये जो A वाला मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से बन के तैयार हो चुका है, देखना ध्यान से। ये हो गई बेंजीन रिंग, ठीक, यहाँ पे Cl, यहाँ पे NO2, यहाँ पे हो गया Cl। अब इसकी किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं? इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3O- के साथ में, CH3O- के साथ में। अब आपको पता है ये जो NO2 ग्रुप होता है ये क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस कार्बन, ये जो कार्बन जो डायरेक्ट इस क्लोरीन से अटैच है, ये वाला जो पर्टिकुलर कार्बन है, इसकी क्या करेगा? जैसे देखो ये कार्बन है, इससे डायरेक्टली अटैच है NO2, तो इस कार्बन के ऊपर जो प्लस कैरेक्टर है उसको क्या कर देगा? काफ़ी ज़्यादा हाई कर देगा। जब काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो अब न्यूक्लियोफाइल्स इसके तरफ अट्रैक्ट काफ़ी तेज़ी से होंगे। आप ही सोचो, जब किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर आप बढ़ाते चले जाओगे तो जो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस लविंग ग्रुप्स, इसी को तो न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो अगर उसके ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ाते चले जाओगे तो न्यूक्लियोफाइल उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे ये CH3O- क्या होगा? इस कार्बन के ऊपर अट्रैक्ट होगा। अब ये यहाँ पे अटैक करेगा, पूरा रेजोनेंस में शामिल होगा और लास्टली फिर ये क्या हो जाएगा? Cl- निकल जाएगा। इसी चीज़ को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, SNAR रिएक्शन बोलते हैं। तो आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जिसकी वजह से क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ गया मॉलिक्यूल के अंदर, तो वहाँ पे रिएक्शन आपकी प्रोसीड कर गई। तो इस टाइप से आपकी ये रिएक्शन होती है। तो इस तरह से करोगे, यानी ये OCH3- यहाँ पे अटैक करेगा और वो जो Cl है वो क्या कर जाएगा? लीव कर जाएगा। तो अगर इस हिसाब से देखें तो हमारा ये वाला जो आंसर है ऑप्शन A, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही बैठेगा। बात समझ में आ गई? तो दो कॉन्सेप्ट है, पहले तो HNO3 के साथ में हीट कराए तो उससे क्या बन गया? NO2 वाला अटैच हो गया आके, और फिर क्या हुआ आपका? जब आप CH3ONA के साथ में हीटिंग करा रहे हो, इस तरह से करा रहे हो, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन फॉलो हो गई? सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक। और ये रिएक्शन और स्पीड अप हो जाती है जब हमारे सामने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है। ठीक है, इस टाइप से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the correct increasing order of bond lengths of the bond indicated as 1 2 3 4 in the following compound? चलो देखो, जो भी बॉन्ड्स यहाँ पे इंडिकेटेड हैं ये ध्यान से देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ पकड़ाता हूँ यहाँ पे, उससे आप एकदम एक बार में समझ जाएंगे। देखो यहाँ ये डबल बॉन्ड बना हुआ, डबल बॉन्ड की ये बगल वाला बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड के कोई बगल वाला बॉन्ड होगा तो उसका जो डबल बॉन्ड का इफेक्ट है वो उस बॉन्ड पे भी दिखेगा, क्योंकि एट लास्ट ये है कैसा? ये तो एक sp2 कैरेक्टर वाला चीज़ है, ये एक sp2 कैरेक्टर की चीज़ है और ये एक sp3 कैरेक्टर की चीज़ है। तो इस sp2 कैरेक्टर वाले बॉन्ड के वजह से ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा, जितना नॉर्मल sp3 होना चाहिए था लॉन्ग, उतना लॉन्ग ये तो हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर ये वाला बॉन्ड है ये उससे भी दूर है, तो इसका जो इफेक्ट होगा इस वाले बॉन्ड पे ये तो एकदम ही कम हो जाएगा। तो यानी आपको पूरे मॉलिक्यूल में देखो, ये तो एक ट्रिपल बॉन्ड, ये तो एक डबल बॉन्ड, तो ये तो ऐसे ही छोटे हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन किसके किसके बीच है? 2 और 3 के बीच में है। यही दोनों हमारे डिसाइडिंग फैक्टर हैं। तो 2 और 3 में देखोगे तो ये वाला जो बॉन्ड है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये थर्ड पोजीशन पे,
ये जो थर्ड पोजीशन का बॉन्ड है, ना तो इसके ऊपर sp2 कार्बन का कोई इफेक्ट है, ना ही कोई sp3 कार्बन का डायरेक्ट इफेक्ट है, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है इसके ऊपर क्या जा रहा है, एक डायरेक्ट sp2 कार्बन का इफेक्ट आ जा रहा है, जिसकी वजह से जो 2 वाला बॉन्ड है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। तो सबसे, अगर मैं इसको अब ऑर्डर में अरेंज करूँ, सबसे ज़्यादा बड़ा बॉन्ड हो जाएगा 3, फिर कौन सा हो जाएगा 2, फिर आपका आ जाएगा नंबर फर्स्ट वाले का, लास्ट में किसका नंबर आ जाएगा फोर्थ वाले का। फर्स्ट और फोर्थ में तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं थी, 2 और 3 में ही क्वेश्चन था, तो आप उस तरह से कर सकते हो। तो हो जाएगा 3 2 1 4, इस हिसाब से आप देखोगे तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो अगर आप एक बार जहाँ पकड़ लिए कि 3 सबसे बड़ा बॉन्ड है, तो देख लो एक ही ऑप्शन में बड़ा है, तो उसको टिक करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ये आपको कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं, HClO का स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसकी स्ट्रक्चर बना रहे हो HOCl, फिर HOBr, फिर HOI, इस तरह से स्ट्रक्चर आपकी बनेगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, जितना वीक इस बॉन्ड को आप कर दोगे, ये जो बॉन्ड है ये जितने ज़्यादा वीक होंगी उतना जल्दी इन सभी पोजीशन से H आपका निकल के बाहर चला जाएगा। इस बॉन्ड को वीक कैसे कर सकते हो, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी करके। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, इन सब बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी, जब इधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दो। तो जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है, यानी वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, जिसकी वजह से इस वाले बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी कम। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो बॉन्ड यहीं से ब्रेक कर जाएगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इधर अटैच रहेगा, इस बॉन्ड के ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यही सीक्वेंस आपका फॉलो हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा 1, फिर 2, फिर 3, तो ये सीक्वेंस कर सकते हो, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो हार्डली 30 सेकंड्स का टाइम लगता है ये सब क्वेश्चंस करने में, कोई इसमें दम नहीं है, आप तुरंत इसको करके आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए साथ कहा जाता है केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन हो जाता है जब आप जेई में बैठते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमीनो एसिड हैविंग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट 7 व्हेन केप्ट इन अल्कलाइन मीडियम। अच्छा, पॉइंट बिलो 7, यानी जैसे मान लो कि कोई अमीनो एसिड है जिसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बिलो 7 है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट 6.5 है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हमको दे दिया 6.5। अच्छा, मेरी एक वीडियो भी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मिल जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसको आप ज़रूर देख लो, आपको ये क्वेश्चन समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितना दे रखा है इसका, 6.5 दे रखा है। आपने इसको मीडियम को क्या कर दिया, अल्कलाइन कर दिया, यानी उसका जो पीएच है मीडियम का वो 7 से ज़्यादा कर दिया। तो जब 7 से ज़्यादा कर दोगे तो आप पहुंच जाओगे बेसिक मीडियम में, यानी अमीनो एसिड अपने बेसिक फॉर्म में होगा। और बेसिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड क्या होता है, जिस समय वो COO- और NH2 इस फॉर्मेट में जब वो एग्जिस्ट करता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, अमीनो एसिड्स की बेसिक फॉर्म कहते हैं। अब इस बेसिक फॉर्म में इसके ऊपर है कैसा चार्ज, आप देख सकते हो इस मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज है वो कैसा है, निगेटिव है। निगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि उस पर्टिकुलर बेसिक फॉर्म में वो COO- के फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से। तो अगर ये निगेटिव है तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो किस टर्मिनल की तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं, एनोड। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। अगर वही मान लो आपकी एसिडिक कंडीशन होती तो NH3+ के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता, तब वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, यानी कैथोड की तरफ हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म एसिटिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ KMnO4। KMnO4 पे भी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, ये सब उसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार, तो आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर रेफर करना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहला है प्रोप 1इन, तो प्रोप 1इन का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये हो गया प्रोप 1इन। जब आप KMnO4 के साथ में रिएक्शन कर रहे हो, एसिडिक KMnO4 है, तो ये क्या करेगा, इन बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देगा, इधर भी एक एसिड बन जाएगा, इधर भी एक एसिड बन जाएगा। तो इस तरफ से क्या बन जाएगा, इस तरफ से अगर मैं लिखता हूँ तो 2 कार्बन की एसिड बन जाएगी जो कि होगी CH3C डबल बॉन्ड OH। और इधर क्या हो जाएगा, एक कार्बन की एसिड बनेगी HC डबल बॉन्ड OOH, जो कि फर्दर आपकी कन्वर्ट हो जाएगी CO2 के अंदर। ये मैंने आपको समझाया था उस वीडियो में। तो ये 2 कार्बन की एसिड है, तो इससे तो हमारा CH3COH बन रहा है, यानी प्रोप 1इन तो होगा ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमको करना है 2-मिथाइल-ब्यूट-2-इन। चलो इसको ही बना लेते हैं, ये हो जाएगा 2-मिथाइल-ब्यूट-2-इन, ये स्ट्रक्चर बनेगी।
तो अगर जब आप इसको KMnO4 के साथ हीट करोगे तो ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर जाएगा इधर से, तो ये क्या बना देगा, ये वाला पार्ट एसीटोन बना देगा, लेकिन इधर वाला पार्ट क्या बना देगा, 2 कार्बन की एसिड, जो कि क्या हो जाएगी, एसिटिक एसिड हो जाएगी। ठीक है, तो इससे भी हमारा एसिटिक एसिड बन तो रहा ही है, तो ये सेकेंड वाला भी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, समझ में आई बात है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन, तो ये हो गया प्रोपीन और 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया। तो अब इससे तो नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि जब KMnO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा, ये वाला पार्ट तो क्या बना देगा, ये वाला एसीटोन बना देगा, और इधर वाला फॉर्मिक एसिड जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा आपका CO2 के अंदर, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी तक प्रोप 1 इन आ चुका है और 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन आ चुका है। अब ब्यूट 2 इन और साइक्लोहेक्सीन में देख लेते हैं। ठीक है, ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाओगे, जब इसको KMnO4 के साथ हीट करोगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, दोनों तरफ एसिड बन जाएंगे, और इधर से भी देख रहे हो आपका क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, और इधर से भी क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, 2 कार्बन के एसिड, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, वही बात है। तो इधर से भी यानी 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड यहाँ पे बन जाएगा, तो ब्यूट 2 इन भी हो जाएगा। लेकिन जब आप साइक्लोहेक्सीन को हीट करोगे, ये देखो, तो ये जब इसको हीट करोगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, तो सिंपली यहाँ पे क्या बन जाएगा, COOH, ये इस तरह से कनेक्टेड रहेगा और इधर भी हो जाएगा COH, ये बॉन्ड बीच से ब्रेक किया और दोनों तरफ एसिड बन गए। तो ये तो कहीं से भी हमको एसिटिक एसिड नहीं दिख रहा, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो टोटल कितने कंपाउंड थे जो हमारे एसिटिक एसिड दिए, एक हो गया ब्यूट 2 इन, एक हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, एक हो गया प्रोप 1 इन, तो टोटल 3 कंपाउंड थे जो इस तरह के रिएक्शंस हमारी दे रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये था आपका एक कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने बात की आपके NTA के पेपर के बारे में, और जितनी भी वीडियोस मैंने बोली आपको आई बटन्स में दे रखी हुई है या आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी हुई, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर चेक करना, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन अभी मैंने करवाए हैं आपको, ये कहीं ना कहीं इन वीडियोस में मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, इसीलिए इनको मैं जल्दी से आपका फिनिशअप किया हुआ हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स आपके पोस्ट होते रहते हैं, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेरी है तो आप इंस्टा पे भी कनेक्ट होकर मेरे से डाउट पूछ सकते हो, सभी की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर चेक करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।